हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज बात करेंगे हम रेशम की। रेशम पे यानी सिल्क से बनने वाले जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हैं उन सबको देखेंगे। सबसे ज़्यादा मोर कन्फ्यूजन स्टूडेंट को इस बात में है कि कौन सा प्रैक्टिस बुक खरीदी जाए। तो आपको बता दें, कोई भी आप प्रैक्टिस बुक खरीदीजिए, सारी अच्छी है प्रैक्टिस बुक, क्योंकि उनका नाम है प्रैक्टिस करना। केवल आपको प्रैक्टिस कराएंगी, यानी क्वेश्चन की नेचर के नज़दीक ले जाएंगी। किस तरह के यूपी टीजीटी में पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे आपको बता दें, जो सिंहासन सीरीज़ है वो आपको 100 क्वेश्चन दी जाएगी। ये आप बिल्कुल मान के चलिए, या कहीं पे भी लिखना चाहे लिख लीजिए। इसमें से 100 क्वेश्चन आपको पढ़ेंगे, बट कारण ये है कि आपको सारी सिंहासन सीरीज़ देखनी पड़ेगी, क्योंकि सारी सिंहासन सीरीज़ आपको जब 150 में से 100 क्वेश्चन देकर ही जाएंगे। तो इससे इम्पोर्टेंट क्या है, और आने वाले दिनों में हम तथ्यों यानी फैक्टों पर आधारित वीडियो लाएंगे, जिसमें से हमारे 50 क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो और हमें क्या चाहिए, 150 नंबर का क्वेश्चन हम पहले से ही फंसा चुके होंगे। तो इससे होगा क्या कि हम औरों से अलग रणनीति तैयार कर चुके होंगे, औरों से बेटर कर चुके होंगे। क्योंकि यूपी अगर टीजीटी की बात की जाए तो केवल और केवल फैक्ट बेस होता है यूपी टीजीटी। तो यहाँ पे केवल और केवल आपकी मेमोरी का ये जानिए इंटरव्यू है, यानी मेमोरी का चेक करना है। यहाँ पे क्वेश्चनों का लेवल हार्ड मिलेगा पीजीटी की अपेक्षा टीजीटी में। और टीजीटी में होगा क्या कि यहाँ पे आपका फैक्ट बेस होता है, ये तथ्यों पर पूरी तरह आधारित होता है। तो यहाँ पे जाकर आपको तथ्य कराए जाएंगे, तो उनसे हमारे 50 से 60 क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे। सिंहासन सीरीज से हमें 100 से 110 क्वेश्चन 100 प्लस ही मिलेंगे। तो इस तरह से हमारा 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाएगा, बिना किसी ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क से हमारा तैयार हो जाएगा। तो चलिए, उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगी तथा औरों से बेहतर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित करती रहेगी। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप हार नहीं सकते, चाहे आप हाउस वाइफ हों, चाहे गर्ल्स जाते हैं कॉलेज जाते हों, चाहे आप ट्यूशन देते हो, कुछ भी देते हो। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक सीट आपकी निश्चित है। चाहे आप 40 में भरा हो आपने, चाहे भरा हो आपने 139 में, ठीक है, 139 सीटों में, बट आपकी एक सीट निश्चित पक्की है। क्योंकि यहाँ पे आपकी एक सीट निश्चित पक्की है, चाहे आप किसी भी रिजर्व कोटा में हो चाहे अनरिजर्व कोटा में। क्योंकि अनरिजर्व कोटा की जो सीटें हैं वो सबकी हैं, और रिजर्व कोटा की तो आपकी खुद की है ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इस टेंशन को भी ख़त्म कर दो कि आपके कोटे में कितनी सीटें हैं, क्योंकि हर सीट आपकी है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक तंतुओं में सबसे मजबूत तंतु है। तो हमारा प्राकृतिक तंतुओं की बात की जाए तो सबसे मजबूत तंतु जो बैठता है वो हमारा बैठता है यहाँ पे रेशम, ठीक है। प्राकृतिक तंतुओं में सबसे मजबूत तंतु कौन सा है, हमारा रेशम है। क्योंकि रेशम मजबूत है, क्योंकि यहाँ पे बात करते हैं रेशम क्यों मजबूत है, क्योंकि ये हमारा किससे है, ये अपनी मजबूती और सुंदरता के लिए पता है क्यून ऑफ रेशम कहा जाता है। यानी क्यून ऑफ फाइबर्स क्या है, तो वो रेशम है। प्राकृतिक तंतुओं में सबसे मजबूत तंतु रेशम है। ये एक प्राकृतिक जगत का रेशा है, ठीक है। ये क्या है, ये प्राकृतिक जगत का रेशा है। इसकी प्राप्ति प्राणिज से होती है। प्राणिज का मतलब होता है जीव से, ठीक है। प्रोटीन प्रधान होता है तथा ये कीड़े से प्राप्त किया जाता है। कीड़े का नाम है आपका, याद रखिएगा मैंने क्या कहा कि आने वाले दिनों में हम फैक्ट बेस चलेंगे। अभी थोड़ा सा हमारे जो कॉलर वॉलर भी दिक्कत है उसमें, तो अभी हम जो फैक्ट है उन पर वीडियो नहीं बना सकते। तो अभी हमें क्या करना है, सिंहासन सीरीज़ को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि हम रुक भी नहीं सकते। क्योंकि रुकेंगे तो एग्ज़ाम हमारे लिए नहीं रुकेगा। तो वह आपका जो फैक्ट बेस है, उन्हें जल्दी जल्दी हम फैक्टों को आपको तथ्य ढूंढकर तभी तो फैक्ट बनेंगे। फैक्ट कहाँ से बनते हैं, तथ्य कहाँ से बनते हैं, कंटेंट से। तो ज़्यादा कंटेंट पढ़ो और उसमें से फैक्ट निकालो, तो टाइम लगता है और निकालना भी थोड़ा सा टफ होता है। क्योंकि हर फैक्ट आपको लगेगा इम्पोर्टेंट है, पर हर फैक्ट पेपर में आने लायक नहीं होता। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कीड़े का नाम क्या है, बॉम्बैक्स मोरी है, ठीक है। मोरी करके मत भूलिएगा, मोरी है। यह क्या है, शहतूत की पत्तियां खाती है, आपकी मलबरी की पत्तियां खाती है, मलबरी लीव्स खाती है, याद रखिएगा। क्योंकि शहतूत ना आकर अगर मलबरी आ जाता है तो याद रखेंगे मलबरी लीव्स खाती है। कौन खाता है, आपका बॉम्बैक्स मोरी खाती है या खाता है, कुछ भी हो, ये कीड़ा है, ये खाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। रेशम का कीड़े का पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। बहुत बार पूछा है। रेशम का जन्म कहाँ पे हुआ है, जन्मदाता देश है चीन।
ठीक है। अव्वल विश्व कौन है? चीन है उत्पादन में रेशम के में। याद रखिएगा, रेशम का जन्मदाता यानी रेशम का उदय कहाँ से हुआ है? चीन में। और उत्पादन में भी रेशम सबसे आगे है अभी। अरंडी के पेड़ों पर पाए जाने वाले कीड़े से कौन से रेशम का निर्माण होता है? तो वो हमारा यहाँ पे होता है आपका यहाँ पे एरी रेशम का निर्माण होता है अरंडी के पेड़ों पर पाए जाने वाले कीड़ों से। तो एरी रेशम को देखते हैं, अरंडी के पेड़ों पर पाए जाने वाले कीड़ों से एरी रेशम का निर्माण होता है। अरंडी के पौधे छत्तीसगढ़ में आपके बहुतायत प्राप्त होते हैं। छत्तीसगढ़ यानी भारत में, छत्तीसगढ़ में बहुतायत प्राप्त होते हैं। इसमें रेशम पालन एरी की अच्छी संभावनाएं छिपी हैं। छत्तीसगढ़ में इसी तरह से शहतूत के पौधों पर कोसाकृमि पालन का कार्य किया जाता है। याद रखिएगा, कोसाकृमि पालन का कार्य कौन से राज्य में होता है? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में किया जाता है। रेशम कीट अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कोकून का निर्माण करती है। कोकून कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से जो रेशम का धागा यानी फाइबर्स होता है, इस तरह से। जैसे आपने कभी कछुए को देखा हो, कछुआ इसी में अपनी परत में ही तो इस तरह छुपा रहता है। इस तरह उसकी गर्दन होती है, पैर होते हैं, और वो जब उसके पास जाओ तो वो क्या करता है? अपनी गर्दन और पैरों को उसके अंदर कर लेता है। कुछ इसी टाइप से कोकून आपका अपने ऊपर सुरक्षा कवच बनाता अपनी लार से, लार्वा से, और वही क्या कहलाता है? कोकून कहलाता है। और उसी से धागे का निर्माण होता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के सहारे पन्ना सिल्क मिल्क से एरी सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधों से प्राप्त कोकून से आधुनिक मशीनों के माध्यम से उत्कृष्ट कोशीय रेशम धागे बनाने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशम के तंतुओं पर निम्न में से किसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? तो वो हमारा रहता है यहाँ पे, रेशम की बात करें तो यहाँ पे उसका क्षार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तभी तो इसे क्या है, आपके पसीने का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। रेशम के तंतुओं पर क्षार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्षार का दाग छुड़ाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। रेशम रंगों के प्रति सादृश्य होता है। इसके लिए अम्लीय रंगों का एसिड डाई का प्रयोग किया जाता है। रेशम पर रंग आसानी से चढ़ता है तथा पक्का होता है। विरंजक हेतु हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, परंतु शीघ्र विरंजक जैसे आपका क्लोरीन, सोडियम, कौन कौन से विरंजक हैं? वो हमारे हैं क्लोरीन, सोडियम, ठीक है, आपका क्लोरीन है, सोडियम है, हाइपोक्लोराइड है। इस तरह के आपके रंजक हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। जो ये PDF है आपको बता दें कि टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल भी बना, मतलब व्हाट्सअप ग्रुप भी बना दिया है व्हाट्सअप पे, और आपकी किस पर? टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और दोनों की लिंक हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर सकते वो व्हाट्सअप ज्वाइन कर लें, जिससे कि उनको PDF मिल जाए। पर व्हाट्सअप में क्या है कि व्हाट्सअप अभी बनाया गया है, तो अभी की जो PDF जाएगी वो तो आपको व्हाट्सअप पे मिल जाएगी। पर पुरानी वीडियो जो अब तक बनी चुकी हैं उनकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। तो आज मैं क्या करूँगी, व्हाट्सअप पर उसकी लिंक दे दूँगी टेलीग्राम चैनल की, जिससे कि आप व्हाट्सअप वाले भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम किस तरह से चलाया जाता है उस पर भी एक वीडियो बना चुके हैं, यानी उस पर फाइलें कैसे ढूंढें, अपनी PDF फाइल कैसे ढूंढें जो आप ढूंढना चाह रहे हैं, तो उस पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं। तो उस वीडियो की लिंक भी मैं व्हाट्सअप नंबर पर दे दूँगी, जिससे कि व्हाट्सअप वाले भी टेलीग्राम ज्वाइन करके पुरानी PDFों को भी ले सकें वहाँ से। ठीक है, आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। रेशम पर पसीने का प्रभाव बुरा पड़ता है। रेशम पसीने वाले स्थान पर कमज़ोर तथा बदरंग हो जाता है। अगर आ जाए कि रेशम पसीने से कैसा हो जाता है, तो कमज़ोर भी हो जाएगा उस जगह और बदरंग भी हो जाएगा, उसका रंग खराब हो जाता है। रेशम के भौतिक गुण हैं, तो आपके यहाँ पे याद रखिएगा कि रेशम के भौतिक गुण कौन कौन से हैं। तो ये क्या है, आपका रेशम चिकना तो होता ही है, और इसमें क्या होती है, संयत दीर्घकरण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका A और B बिल्कुल सही है, तो आपका कूट बनेगा A, क्योंकि इसकी चिकनाहट की वजह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशम के धागे के उत्पादन के लिए कौवा यानी कोकून के प्रसंस्करण के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अगर इसके सही चरण की बात की जाए तो सही चरण में हमारा रहेगा यहाँ पे छटाई करना,
फिर आपका रहेगा यहाँ पे रील बनाना, रील बनाने के बाद आपका थ्रोइंग करना, थ्रोइंग के बाद रहेगा कताई करना, कताई के बाद रहेगा गोंद छुड़ाना, और गोंद छुड़ाने के बाद आप क्या करेंगे, आपका वेगटिंग करना यानी भारण करना। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका फिलामेंट कोर्स डुपियन नॉयल किसके प्रकार हैं? तो ये हम सारे प्रकार हैं रेशम के। अगर रेशम की बात की जाए तो इसे क्या कहते हैं, इसको रेशम को इसके विलक्षण गुणों के कारण क्वीन ऑफ ऑल फाइबर कहते हैं। क्वीन ऑफ फाइबर भी रेशम है, क्वीन ऑफ ऑल फाइबर भी रेशम है, आप याद रखेंगे। इसका जो है मलबरी लीव्स खाकर इसका जो जीव है, जो कीड़ा है, वो मतलब रेशम का उत्पादन करता है और जीवित रहता है 2 माह तक। ठीक है, रेशम का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था है तो वो हमारी रहती है कोकून की अवस्था। क्यों रहती है? क्योंकि रेशम का जो कीड़ा है इस तरह से अपने ऊपर परत चढ़ा लेता है। जो परत चढ़ा लेता तो वो इस तरह से हो जाता है कछुए की तरह। तो जैसे आपने कभी कछुआ देखा होगा तो कछुए का क्या है, जैसे आप उसके नज़दीक जाते हैं वो अपना सिर पैर उसके अंदर कर लेता है अपनी ऊपर सुरक्षा कवच की तरह। तो ऐसे ही कोकून क्या है, जब अपने ऊपर परत चढ़ा लेता है तो इतना भारी हो जाता है कि वो कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, इसके मुख में 2 लाल ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे छिद्रों से तरल पदार्थ के रूप में लाल निकलती रहती है। 24 घंटे में ही कीड़े इतने अधिक लाश स्रावित करते हैं कि वह स्वयं उसी में छिपकर अपने ऊपर सेरेसिन की सफ़ेद कोट बना लेते हैं और ये 3 से 4 दिन तक कोकून तैयार हो जाता। कोकून बनने के पश्चात क्या होगा, यहाँ पे प्यूपा 10 दिन तक निष्क्रिय रहते हैं या सोते रहते हैं, क्योंकि पूछा जाता है कि कब तक वो निष्क्रिय रहता है, तो 10 दिनों तक वो निष्क्रिय रहता है रेशम का कीड़ा। नेक्स्ट चलते हैं, रेशम या रेयॉन से निर्मित जो छीना वस्त्र है तो वो हमारा सिफॉन होता है, जो रेयॉन और रेशम से निर्मित होता है। रेशम और रेयॉन से निर्मित क्या है, सिफॉन वस्त्र है। रेशम को सभी वस्त्रों की रानी कहते हैं और रेयॉन की खोज कब हुई है, 19वीं शताब्दी में हुई है। ये कृत्रिम रेशा है, यह मानव निर्मित पहला रेशा है रेयॉन, ध्यान रखिएगा। रेयॉन क्या है, फर्स्ट फाइबर ऑफ ह्यूमन मेड। ठीक है, नेक्स्ट केस, रेशम एक डॉट रेशा है या तंतु है तो वो प्रोटीन युक्त है। रेशम भी प्रोटीन युक्त है और आपका ऊन भी प्रोटीन युक्त रेशा है, याद रखिएगा दोनों ही प्रोटीन युक्त रेशे हैं, ऊन और रेशम। क्यों है, क्योंकि ये कैसे हैं, जो जानवरों से प्राप्त होते हैं, प्राणिज रेशे हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 2 माह तक, थोड़ा ऐसे देख लेते हैं, इसके पालन को सेरीकल्चर कहते हैं रेशम के को। और रेशम के कीड़े का जीवन काल मात्र 2 माह का होता है, अल्प अवधि होती है। अल्प अवधि में वो अपनी 4 अवस्थाओं में गुजरता है रेशम का कीड़ा। पहली अंडा, लार्वा, प्यूपा और मूथ, यानी पहले अंडा आता है फिर लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से क्या है, कीड़ा बन जाता है। तो इस तरह से वो अपने जीवन की 4 अवस्थाओं में गुजरता है, जैसे व्यक्ति अपने जीवन की 4 अवस्थाओं में गुजरता है। ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ओवीए में मुक्त सल्फो समूह होते हैं। मुख्य रूप से रेशम और ऊन को उज्ज्वल करने का काम करते हैं। ओवीएस का पर्वणी शब्द है तो वो हमारा है ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट, इसका पर्वणीय शब्द है, इसका पूरा नाम है। रेशम उतना ही लचीला होता है जितना कि ऊन, ये बिल्कुल फैक्ट गलत है। ठीक है, इसमें लचीलता का ऊन जितनी नहीं होती। रेशम के रेशे में सिस्टीन कड़ियाँ भी होती हैं, ये भी फैक्ट बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे ये ए और बी दोनों गलत हैं। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो ए और आर दोनों गलत है। तो चलिए देख लेते हैं। ऊनी रेशे सिकन प्रतिरोधी होते हैं, अतः उनमें सिकन नहीं पड़ती है। इनमें प्रतिस्पंदता प्रत्यास्थता का अद्भुत गुण विद्यमान रहता है, क्योंकि आप इसे तानोगे तो भी ये अपने मूल रूप में आ जाता है, इसको दबाओगे तो भी अपने मूल रूप में आ जाता है, मुट्ठी में ले लोगे छोड़ दोगे तो भी अपने मूल रूप में आ जाता है। रेशे बाल के जलने की बदबू देते हैं, तो कौन से रेशे हैं जो बाल के जलने की बदबू देते हैं, वो हमारा है प्रोटीन। प्रोटीन रेशे बाल के जलने की बदबू देते हैं। इन्हें एनिमल्स फाइबर्स कहते हैं क्योंकि ये जानवरों से प्राप्त होते हैं। इनके मुख से भेड़ तथा रेशम के कीड़ों से प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
मैंने क्या कहा, ये जानवरों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनमें प्रोटीन की बदबू जैसे दिखते हैं। कौन कौन से? रेशम और ऊन, ये एनिमल्स फाइबर है। ये जो PDF है आपको किस पे? व्हाट्सएप पे और आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संवर्धित रेशे से भिन्न दिखता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सूक्ष्मदर्शी से संवर्धित रेशे से भिन्न दिखता है। डॉट डॉट ऊष्मा का कुचालक है, तो आपका ऊष्मा का कुचालक रेशम है। अत्यधिक हल्का रेशा है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है रेशम है। रेशम अत्यधिक हल्का रेशा है, इसीलिए इसको क्यून ऑफ फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, और इसकी किसके कारण? इसके अद्भुत गुणों के कारण। ठीक है, इसको किस विधि से? इसको सेरीकल्चर विधि से प्राप्त किया जाता है। वैसे तो नेचुरल विधि से, अगर प्राकृतिक रूप से वर्ष में केवल एक ही बार रेशम का तैयार किया जाता है, जबकि कृत्रिम विधि से वर्ष में 3 बार रेशम को तैयार किया जाता है। आपका है सस्मीरा क्या है? तो सस्मीरा क्या है? ये आपका सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्क एंड रिसर्च एसोसिएशन है सस्मीरा। किस प्रकार की सिल्क में कीड़े को मारा नहीं जाता, यानी निर्माण के दौरान? क्योंकि ऐसा होता है जब कोकून में होता है तो कीड़ा समेत उसे डाल दिया जाता है कोकून उनके शरीर से छुड़ाने के लिए गर्म पानी में, उसमें कीड़ा मर जाता है। इसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की सिल्क में? तो मूंगा सिल्क जो बनती है, मूंगा सिल्क के निर्माण में कीड़े को मारा नहीं जाता, कीड़ा उसमें जीवित रखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बे को छुड़ाया जा सकता है, तो अवशोषण विधि से हम रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बे को छुड़ाते हैं, क्योंकि रेशमी कपड़ों पे ज़्यादातर हम क्या करते हैं? ड्राई करवाते हैं, यानी सूखी धुलाई करवाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या मतलब इसमें लगा सकते हैं अवशोषण में। तो कौन कौन सी अवशोषण विधियाँ? चिकनाई युक्त दाग धब्बों छुड़ाने के लिए अवशोषण विधि का प्रयोग करते हैं। बेसन हुआ, चोकर हुआ, आटा हुआ, फ्रेंच चॉक हुआ, मुल्तानी मिट्टी, नमक, ब्रेड का चूरा और आपका टेलगम पाउडर आदि अवशोषक पदार्थ हैं। ये चिकनाई को सोख लेते हैं और उनका प्रयोग उन वस्तुओं पर किया जाता है जो साबुन पानी से छुड़ाना संभव नहीं है। ठीक है, रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बों को अवशोषण विधि से छुड़ाया जाता है। वह विधि जिसमें कोकून को गर्म पानी में डालकर नर्म किया जाता है, वह धागा ढूंढा जाता है, और वह है तो आपकी वह है थ्रोइंग। ठीक है, इसमें डाला जाता है कीड़े को और फिर धागा उसके शरीर से छूट जाता है, यानी पानी पर तैरने लगता है, जैसे आपके दूध में सेवइयाँ तैरती हैं। ठीक है, थ्रोइंग विधि में कोकून को गर्म पानी में डालकर नम किया जाता है। छटाई के बाद लच्छियों को साबुन युक्त गर्म पानी में डालकर उससे रेशे में उपस्थित गोंद को नर्म होकर थोड़े और ढीले पड़ जाते हैं। सेरिसिन से ढीले होने से धागे बनाना आसान पड़ता है। निम्न में से किसके लिए आपकी है मंगलिंग का प्रयोग होता है? तो वो हमारा है मलमल के लिए आपका माँ से मलमल और माँ से मंगलिंग का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं, लंबे तंतुओं को क्या कहते हैं? तो आपका है लंबे तंतुओं को फिलामेंट कहते हैं, जबकि छोटे तंतुओं को क्या कहते हैं? स्टेपल कहते हैं। रेशम क्या है आपका? फिलामेंट तंतु है, क्योंकि ये लंबा है। ठीक है, सभी प्राकृतिक रेशे क्या है? आपके स्टेपल तंतु हैं। याद रखिएगा, सभी प्राकृतिक रेशे क्या है? स्टेपल तंतु हैं, बस रेशम को छोड़कर। रेशम कैसा है? फिलामेंट है। एक अपवाद है, रेशम कैसा है? फिलामेंट है, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी होती है? प्राकृतिक रेशों में सिल्क फिलामेंट रेशा होता है, जिसकी लंबाई 1200 से 4200 मीटर होती है। तो ये सबसे लंबा होने की वजह से ये एक आपका फिलामेंट है। कृत्रिम रेशों को फिलामेंट या स्टेपल किसी भी रूप में तैयार किया जा सकता है। कभी भी आपसे कृत्रिम रेशों के बारे में फिलामेंट या स्टेपल नहीं पूछेंगे, क्योंकि उन्हें तो किसी भी रूप से तैयार किया जा सकता है। रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिसज्जा को किया जाता है? तो रेशम के कपड़ों पर कौन सी परिसज्जा की जाती है? तो वो हमारा है बेटिंग की जाती है रेशम के कपड़ों पर, क्योंकि ये हल्के होते हैं, इसलिए इस विशेष परिसज्जा को किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपको PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है तो वो हमारा होता है फाइब्रोइन, जो आपका है कच्चे रेशम में होता है, ये प्रोटीन होता है। रेशम में 2 तरह की प्रोटीन होती है, फाइब्रोइन तथा आपकी है सेरिसिन। सेरिसिन का है जब कोकून पक जाता है तब आपको मिलती है, मगर कच्चे रेशे में क्या मिलती है? फाइब्रोइन मिलती है।
रेशम के कीड़े के मुख से लार निकलती हैं। 2 ही लार ग्रंथियां होती हैं और 2 तरह का प्रोटीन निर्मित होता है, याद रखिएगा। 2 लार ग्रंथियों में से आती है। ये दोनों ग्रंथियां आपस में एक गोंद का सदृश पदार्थ निकालती हैं जो आपस में सेरेसिन द्वारा सट जाती हैं तथा एक प्रकार की गोंद तैयार हो जाती है। तो आपका सेरेसिन और आपका है फाइब्रोइन, 2 तरह का गोंद इसके मुंह से निकलता है या लार निकलती है। प्रोटीन जो कच्चे रेशे में पाया जाता है तो वो हमारा होता है फाइब्रोइन, ठीक है। पके रेशे में क्या हो जाएगा, सेरेसिस। सूत जो एक धानतप कीड़े के कोकून से बनता है वह है, तो वो कौन सा है, रेशम बनता है, ठीक है, जानवरों से। रेशम के कीड़ों को बड़े पैमाने पर पालने तथा व्यवस्थापन करने को कहते हैं, तो वो हमारा है सेरीकल्चर कहते हैं, इसके जो प्रोसेस होता है उसको, ठीक है। यानी जिससे इसका पालन किया जाता है वो सेरीकल्चर विधि है। ये अल्प अवधि में 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। अल्प अवधि यानी 2 माह में, यानी 60 दिनों में 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। प्रत्येक अवस्था शायद 15 दिन की होती है। अंडा, एग, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। सेरीकल्चर रेशम बनाने की विधि है। सेरीकल्चर रेशम के निर्माण की विधि व उसके अध्ययन को कहते हैं, तो वो हमारा कहते हैं सेरीकल्चर। काफ़ी बार पूछा गया, तो क्वेश्चन का नेचर कैसा भी हो, कैसी भी उसकी प्रवृत्ति हो, आपसे वो छूटे नहीं, बस इस बात का ध्यान रखें। रेशम की खेती उत्पाद को कहते हैं, तो वो कहते हैं आपका सेरीकल्चर, ठीक है। कैसे भी पूछ ले। सबसे पहली रेशम का उत्पादन हुआ था, तो सबसे पहले कहाँ हुआ था, चीन में, क्योंकि चीन ही इसका जन्मदाता है। चीन ही सर्वश्रेष्ठ है रेशम उत्पादन में। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन में हुआ था। चीन प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर भारत है, ध्यान रखिएगा। रेशम के कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम का धागा कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है, तो अभी बताया था कि ये क्या है, आपका 2 माह तक जिंदा रहता है। तो आपका रेशम के कीड़े का जो चक्र बनेगा वो बनेगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि 60 दिन तक लगभग, 2 माह का मतलब 60 दिन, तो कभी 31 का भी होता है, तो 63 दिनों तक, यानी 37 से लेकर 63 दिनों तक। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र 37 से लेकर 63 दिनों तक होता है। रेशम कीट एक कीट वर्ग का प्राणी है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बोमिकस मोरी है। अपने छोटे से जीवन काल में यह शहतूत की पत्तियों पर 300 से 400 अंडों का अंडरोपण कर देता है। प्रत्येक अंडे से लगभग 10 दिन में एक नन्हा मादा कीट लार्वा निकालता है और 30 से 40 दिन में वह सक्रिय वृद्धि के फलस्वरूप लार्वा गोल मटोल हो जाता है। तत्पश्चात ये 2 से 3 दिन तक अपना सिर इधर उधर हिलाने, अपने चारों पैर लार ग्रंथियों की सहायता से कोया या कोकून का निर्माण कर लेता है। वायु के संपर्क में आकर यही कोकून सूखकर रेशमी धागे का बन जाता है। रेशम क्या है, तो रेशम क्या है, एक प्राकृतिक रेशा है, याद रखिएगा, क्योंकि ये प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत प्राणिज रेशे में आता है। अंतर्गत प्राणिज रेशा है, यह रेशम के कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। एक धनतक रेशा है, तो आपका एक तंतुक रेशा है, तो आपका रेशम है। नेक्स्ट चलते हैं। रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी गलत है, तो आपकी रेशम की जो इतनी सारी विशेषताएं दी हैं, 4 इनमें से गलत कौन सी है। उच्च तनाव सामर्थ्य और अति सूक्ष्म व्यास के कारण इसके वस्त्र हल्के होते हैं, ये बात सही है। इसका आपका विशिष्ट गुरुत्व 2.5 होता है, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। यह नमी को जल्दी सोखता है तथा अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण पहनने में आरामदायक है, ये सही है। इसकी सूखी धुलाई द्वारा धुलाई करनी चाहिए, ये भी बात सही है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें H2 और O2 अथवा SO2 का ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका जो है ये स्टेटमेंट गलत था। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है, तो किस चरण में तंतु पैदा करता है, तो प्यूपा चरण में ये तंतु पैदा करता है। कीड़े अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्था का कौन सा क्रम है,
तो अंडे से कीड़ा बनने की अवस्था का कौन सा क्रम है? तो अंडे से क्या बनेगा? अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से कीड़ा। अंडे से कीड़ा, यहाँ ये नहीं पूछा गया तो अंडे से रेशम उत्पादन में अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्था का क्रम है, तो वो 4 अवस्था होती है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और फिर कीड़ा। सभी प्राकृतिक तंतु केवल डॉट डॉट के अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं, तो वो हमारा रेशम के अतिरिक्त सभी प्राकृतिक तंतु स्टेपल तंतु है, जबकि रेशम कैसा है? फिलामेंट तंतु है, क्योंकि इसकी लंबाई अधिक होती है। 800 से 1200, कहीं आपको 24 तक मिल जाती है। क्षार के गर्म व साद्र घोल में ऊन और सिल्क के तंतु तो क्या होते हैं? घुल जाते हैं, इसीलिए इसे गर्म घोल में डालकर इसके तंतुओं को ढूंढा जाता है। भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र है, तो वो हमारा है कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। ये भारत में सिल्क उत्पादन का सर्वोच्च क्षेत्र है। ठीक है, चीन के बाद द्वितीय बृहत्तम रेशम उत्पादन में देश है। भारत में रेशम की सभी 5 ज्ञात वाणिज्य किस्में मलबरी, आपके कल्चर, ओक टसर, इरी और मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत एक अधिकार प्राप्त है। कर्नाटक देश का सर्वाधिक रेशम 41% उत्पादन करता है, जबकि आंध्र प्रदेश देश का 35% रेशम उत्पादन करता है। जम्मू कश्मीर और मणिपुर में रेशम कीट पालन के लिए आदर्श जलवायु है। कौन स्वनिर्मित रेशम नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे, ये ऑप्शन में दोनों ही सही है। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ आपका जो रह जाएगा ये यहाँ पे हो जाएगा बी और आपका +C। ठीक है, लपेटा रेशम और कटा हुआ रेशम दोनों ही स्वनिर्मित रेशम नहीं है, जबकि मूंगा रेशम कैसा है? स्वनिर्मित रेशम है, और मूंगा रेशम में कीट को मारा नहीं जाता। मूंगा रेशम, अरंडी रेशम, टसर रेशम, उत्पादित रेशम भी 2 प्रकार का होता है, लपेटा हुआ रेशम और कटा हुआ रेशम। ठीक है, स्वनिर्मित रेशम 3 है, मूंगा रेशम, अरंडी रेशम, टसर रेशम, याद रखिएगा। जबकि उत्पादित रेशम भी 2 प्रकार के हैं, लपेटा हुआ रेशम और कटा हुआ रेशम। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सा तंतु रेशा प्राकृतिक रूप से उभरता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा रेशम प्राकृतिक रूप से आपका उभरता है। तो आई होप आज हमने रेशम से संबंधित क्वेश्चनों को पूरा किया है। इसी तरह हम आगे सिंहासन सीरीज़ में इसी तरह टॉपिकों को कंप्लीट करते रहेंगे। फिर आने वाले दिनों में हम फैक्ट वाइज वीडियो को देखेंगे। मैंने कहा ना, फैक्टों पे आधारित, क्योंकि यूपी टीजीटी क्या देता है आपको? केवल फैक्ट मांगता है, केवल और केवल फैक्ट देता है, और फैक्ट के थ्रू ही आपसे आंसर मांगता है। तो हम क्या करेंगे, फिर फैक्ट वाइज चलेंगे, तो उससे हमारे 150 क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी बहुत ईजीली। तो चलिए आज के लिए बस सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।